गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। हम सॉल्व कर रहे थे आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर का क्वेश्चन पेपर, जिसमें मैंने कल आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। आप लोगों के कमेंट आए कि मैम इसके आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करा दीजिए, तो आज की वीडियो में हम टोटल 100 क्वेश्चन इस पेपर के सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना देर किए हुए। पहला हमारा क्वेश्चन है, जीएस घुरे ने कैम्ब्रिज में किससे प्रशिक्षण प्राप्त किया था? ऑप्शन 1 है डब्ल्यू.एच. रिवर्स से, ऑप्शन 2 है टी.बी. बाटामोर से, ऑप्शन 3 है एस.सी. मेयर से और ऑप्शन 4 है हर्बर्ट ब्रिजले से। तो बताइए जीएस घुरे ने कैम्ब्रिज में किससे प्रशिक्षण प्राप्त किया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 डब्ल्यू.एच. रिवर्स। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इन्होंने टोडा जनजाति का अध्ययन किया था। किसका? डब्ल्यू.एच. रिवर्स ने टोडा जनजाति का अध्ययन किया था। और यहीं पर घुरे ने किसका अध्ययन किया था? कोली जनजाति का। दोनों एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा एक लुई डूमा के समाजशास्त्र क्षेत्र में योगदान के लिए सही नहीं है? ऑप्शन 1 दिया जाति संस्करण की प्रकृति, ऑप्शन 2 है संस्था का सिद्धांत शुद्ध एवं अशुद्ध, ऑप्शन 3 है सभ्यताओं का तुलना और ऑप्शन 4 है आदिम सामाजिक संरचना। तो आपको बताना है इसमें से लुई डूमा ने किस पर काम नहीं किया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 आदिम सामाजिक संरचना। इस पर इनका काम नहीं है। किसका? लुईस डूमा का। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा प्रिमिटिव सोशल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन जीएस घुरे के लिए सही है? ऑप्शन 1 है उन्होंने कभी भी भारतीय उपागम पर जोर नहीं दिया, ऑप्शन 2 है वह सिद्धांत और पद्धति शास्त्र के प्रयोग में कट्टर थे, ऑप्शन 3 है उन्होंने गांव कस्बा समुदाय का अध्ययन किया है और ऑप्शन 4 है उन्होंने क्षेत्रीय कार्य पर कभी आग्रह नहीं किया है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन जीएस घुरे के संबंध में सही है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 उन्होंने गांव कस्बा समुदाय का अध्ययन किया है। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातियां कुछ नहीं है बल्कि वे पिछड़ी हिंदू जातियां हैं, यह किसने कहा है? ऑप्शन 1 है लुईस डूमा ने, ऑप्शन 2 है आंद्रे बेते ने, ऑप्शन 3 है एम.एस. श्रीनिवास ने और ऑप्शन 4 है जीएस घुरे ने। जनजातियां कुछ नहीं है बल्कि वे पिछड़े हिंदू जातियां हैं, ये किसने कहा है? तो ये फेमस कोटेशन है जीएस घुरे का। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने अपने अध्ययन में संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम का प्रयोग किया है? ऑप्शन 1 है डीडी गोस्वामी, ऑप्शन 2 है लुईस डूमा, ऑप्शन 3 है एस.सी. दुबे और ऑप्शन 4 है ए.आर. देसाई। किसने अपने अध्ययन में संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम मतलब स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच का प्रयोग किया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन 3 एस.सी. दुबे ने किया है। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर, मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 है एस.सी. दुबे, ऑप्शन 2 है ए.एम. शाह, ऑप्शन 3 है ए.आर. देसाई और ऑप्शन 4 है एम.एन. श्रीनिवास। तो बताइए ये किसकी पुस्तक है? मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर। तो इस पुस्तक को लिखा एम.एन. श्रीनिवास ने। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक श्रेष्ठ समाजशास्त्री लुईस डूमा किस देश से थे? ऑप्शन 1 है जर्मनी से थे, ऑप्शन 2 है फ्रांस से थे, ऑप्शन 3 है ब्रिटेन से थे और ऑप्शन 4 है अमेरिका से थे। तो बताइए लुईस डूमा कहां से बिलोंग करते हैं? तो ये एक प्रकार के फ्रांसीसी विचारक थे। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रांस।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अध्ययन क्षेत्र एस सी दुबे से संबंधित है? ऑप्शन 1 है करीमपुर, ऑप्शन 2 है तंजौर, ऑप्शन सी है समीरपेट और ऑप्शन 4 है रामपुरा। तो बताइए एस सी दुबे ने कहां पर अध्ययन किया था? करीमपुर का अध्ययन किया था विलियम वाइजर ने, तंजौर का अध्ययन किया था कैथलीन गफ ने, कैथलीन गफ ने भी किया है और आंद्रे बेतेई ने भी किया है तंजौर गांव का अध्ययन। और समीरपेट एस सी दुबे और रामपुरा का अध्ययन एम एन श्रीनिवास। तो ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है समीरपेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एम एन श्रीनिवास ने जाति और धर्म के अध्ययन में निम्न में से किस पहलू पर जोर दिया है? ऑप्शन 1 है सैद्धांतिक अवधारणात्मक, ऑप्शन 2 संरचनात्मक प्रक्रियात्मक, ऑप्शन 3 संघर्ष और सहयोग और ऑप्शन 4 परंपरा और आधुनिकता। एम एन श्रीनिवास ने जाति और धर्म के अध्ययन में निम्न में से बताइए किस पहलू पर जोर दिया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन 2 संरचनात्मक प्रक्रियात्मक, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने एजिल मॉडल का प्रतिपादन किया है? निम्नलिखित में से किसने एजिल मॉडल, ए फॉर एडेप्टेशन, जी फॉर गोल, आई फॉर इंटीग्रेशन और एल फॉर लेटेंसी का प्रतिपादन किया है? ऑप्शन 1 है डेविस और मूर, ऑप्शन 2 है मर्टन, ऑप्शन 3 है पार्सन और ऑप्शन 4 है निकोलस बुहमान। तो एजिल मॉडल का प्रतिपादन किया है आपके पार्सन्स ने। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम एन श्रीनिवास द्वारा प्रतिपादित वो अवधारणा जो कि भारतीय सांस्कृतिक व्यवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को समझाती है कौन सी है? ऑप्शन 1 है संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण, ऑप्शन 2 है सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण, ऑप्शन 3 है लघु परंपरा और बृहद परंपरा और ऑप्शन 4 है आधुनिकीकरण और भूमंडलीकरण। तो बताइए कौन सी ऐसी अवधारणा एम एन श्रीनिवास ने दी है जो भारतीय सांस्कृतिक व्यवस्था में परिवर्तन को दर्शाती है? तो ये है संस्कृताइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन, संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमो हायरार्की पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 है जीएस घुरे, ऑप्शन 2 है सुजीत सिन्हा, ऑप्शन 3 है एस सी डुबे और ऑप्शन 4 है लुइस डुमा। तो बताइए होमो हायरार्की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस पुस्तक को लिखा है लुइस डुमा ने। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट द सर्च फॉर अल्टरनेटिव पैराडाइम के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 है योगेन सिंह, ऑप्शन 2 है एस सी दुबे, ऑप्शन 3 है एम एस श्रीनिवास और ऑप्शन 4 है मिल्टन सिंगर। मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट बताइए किसकी पुस्तक है? तो इस पुस्तक को लिखा है एस सी दुबे ने। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन सोशियोलॉजी रिफ्लेक्शन एंड इंट्रोस्पेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 है के एल शर्मा, ऑप्शन 2 है योगेश अटल, ऑप्शन 3 है योगेन सिंह और ऑप्शन 4 है टीके उमन एवं पी एन मुखर्जी। इंडियन सोशियोलॉजी रिफ्लेक्शन एंड इंट्रोस्पेक्शन बताइए किसकी पुस्तक है? तो इस पुस्तक को लिखा है टीके उमन और पी एन मुखर्जी ने। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की है? ऑप्शन 1 है जीएस घुरे, ऑप्शन 2 है ए आर देसाई, ऑप्शन 3 है ए आर के मुखर्जी और ऑप्शन 4 है बी आर अम्बेडकर। तो बताइए इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना इनमें से किसने की है? तो ये है आपके बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है डीपी मुखर्जी एक मार्क्सवादी समाज विज्ञानी अपने आप को क्या कहलाना पसंद करते
थे? डीपी मुखर्जी एक मार्क्सवादी समाज विज्ञानी अपने आप को क्या कहलाना पसंद करते थे? ऑप्शन 1 है मार्क्सवादी, ऑप्शन 2 है मार्क्सोलॉजिस्ट, ऑप्शन 3 है मार्क्सियन और ऑप्शन 4 है मार्क्सियन सोशियोलॉजिस्ट। तो बताइए डीपी मुखर्जी को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है मार्क्सोलॉजिस्ट। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मार्क्सोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीपी मुखर्जी के लिए निम्न में से क्या सही है? ऑप्शन 1 है वह एक संस्कृति शास्त्री नहीं थे, ऑप्शन 2 है वह एक समाजी दार्शनिक नहीं थे, ऑप्शन 3 है वह सर्वेक्षण से जुड़े नहीं थे, ऑप्शन 4 है वह एक आराम कुर्सी सामाजिक आलोचक नहीं थे। तो बताइए इनमें से क्या सही है डीपी मुखर्जी के बारे में? आजकल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं काफी, मतलब किस थिंकर से जुड़ा कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वह एक आराम कुर्सी सामाजिक आलोचक नहीं थे। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ में डीपी मुखर्जी के समकालीन कौन थे? ऑप्शन 1 है AR देसाई और रामकृष्ण मुखर्जी, ऑप्शन 2 है राधा कमल मुखर्जी और DN मजूमदार, ऑप्शन 3 है MM दत्ता और DD कोशाम्बी और ऑप्शन 4 है AK शरण और BK सरकार। तो बताइए लखनऊ में डीपी मुखर्जी के समकालीन इनमें से कौन से राइटर थे? तो ये थे आपके राधा कमल मुखर्जी एवं DN मजूमदार। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से अकेले किसने समान रूप से भारतीय सामाजिक संरचना एवं प्रक्रियाओं के अध्ययन में मार्क्सवादी विधियों का प्रयोग किया है? ऑप्शन 1 है AR देसाई ने, ऑप्शन 2 SC दुबे ने, ऑप्शन 3 राधा कमल मुखर्जी ने और ऑप्शन 4 नरजीत गुहा ने। तो बताइए मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य का प्रयोग इनमें से किसने किया है? ये किया है आपके AR देसाई ने। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, AR देसाई के अनुसार धर्म एवं कर्मकांड कहाँ से उत्पन्न होते हैं और विकसित होते हैं? ऑप्शन 1 है दर्शन शास्त्र में, ऑप्शन 2 इतिहास में, ऑप्शन 3 समाज शास्त्र में और ऑप्शन 4 है अर्थशास्त्र में। तो बताइए AR देसाई के अनुसार धर्म एवं कर्मकांड कहाँ से उत्पन्न होते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन 3 समाज शास्त्र से। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, AR देसाई के दृष्टिकोण में भारतीय राष्ट्रवाद को किस परिप्रेक्ष्य में विश्लेषित किया गया था? ऑप्शन 1 है ऐतिहासिक, ऑप्शन 2 है द्वंद्वात्मक, ऑप्शन 3 है दार्शनिक और ऑप्शन 4 है नीति संबंधी। तो बताइए भारतीय राष्ट्रवाद को किस परिप्रेक्ष्य में विश्लेषित किया था AR देसाई ने? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है, बताइए, द्वंद्ववाद, द्वंद्वात्मक। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, डायलेक्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मुखर्जी द्वारा पश्चिम बंगाल में नातेदारी परिवार संरचना में परिवर्तन सीमा को मापने के लिए किस विधि शास्त्र का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन 1 है गुणात्मक, ऑप्शन 2 है मात्रात्मक, ऑप्शन 3 है तुलनात्मक और ऑप्शन 4 है प्रक्रियात्मक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन 2 मात्रात्मक। वैसे तो उन्होंने मात्रात्मक और तुलनात्मक दोनों ही विधियों का प्रयोग किया था अपने अध्ययन में। किसने? रामकृष्ण मुखर्जी ने। ऑप्शन 2 एंड 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मुद्दा रामकृष्ण मुखर्जी से संबंधित नहीं है?
ऑप्शन 1 है ग्रामीण समाज, ऑप्शन 2 है ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय और पतन, ऑप्शन 3 है भारतीय समाजशास्त्र का समाजशास्त्र, ऑप्शन 4 है सामाजिक मूल्य। तो बताइए रामकृष्ण मुखर्जी इनमें से किससे संबंधित नहीं है? तो इन्होंने सामाजिक मूल्य की बात नहीं की है। ऑप्शन 4 ये राधा कमल मुखर्जी का कॉन्सेप्ट है। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इरावती कर्वे के अनुसार इनमें से कौन सा एक भारतीय सामाजिक संरचना का मुख्य स्तंभ नहीं है? ऑप्शन 1 है जाति व्यवस्था, ऑप्शन 2 है संयुक्त परिवार, ऑप्शन 3 है नाभिकीय परिवार और ऑप्शन 4 है ग्रामीण समुदाय। तो बताइए भारतीय सामाजिक संरचना का मुख्य स्तंभ इनमें से कौन सा नहीं है? तो नाभिकीय परिवार नहीं है। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक संयुक्त परिवार में रहने की दृष्टि से एक सदैव उत्साहित समूह रहा है, हर समय वहां कुछ रुचिकर होता है। ये परिभाषा किसने दी है संयुक्त परिवार की? ऑप्शन 1 है एम शाह ने, ऑप्शन 2 है के एम कपाडिया ने, ऑप्शन 3 इरावती कर्वे ने और ऑप्शन 4 है एपी देसाई ने। एक संयुक्त परिवार में रहने की दृष्टि से सदैव एक उत्साहित समूह रहा है, ये किसने कहा है? तो ये जो कोटेशन है वो संबंधित है इरावती कर्वे से। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी फैमिली इन इंडिया क्रिटिकल एसेज पुस्तक के लेखक कौन है? दी फैमिली इन इंडिया क्रिटिकल एसेज। ऑप्शन 1 है एम एस ए डॉ, ऑप्शन 2 है बी एस बाविस्कर, ऑप्शन 3 है आंद्रे बित्री और ऑप्शन 4 है ए एम शाह। तो बताइए ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है ए एम शाह की। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नातेदारी संरचना किसके जाल संबोधन संगठन का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? नातेदारी संरचना, इसके जाल संबोधन और संगठन का अध्ययन बताइए किसने किया था? ऑप्शन 1 टी एन मदान ने, ऑप्शन 2 लीला दुबे ने, ऑप्शन 3 इरावती कर्वे ने और ऑप्शन 4 है एनआर सेठ ने। ये है एनआर सेठ के द्वारा नहीं किया गया। बाकी आपके टी एन मदान हो गया, लीला दुबे हो गया और इरावती कर्वे, ये सभी क्या है आपके नातेदारी सिस्टम से संबंधित अध्ययन इन्होंने किया है। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मत हतों का इतिहास सबर्टन हिस्ट्री प्रत्यय किसने दिया है? ऑप्शन 1 है रणजीत गुहा ने, ऑप्शन 2 है लीला दुबे ने, ऑप्शन 3 है मॉर्विन हैरिस ने और ऑप्शन 4 है के एल शर्मा ने। तो बताइए सबर्टन हिस्ट्री टर्म किसने दिया है इनमें से? तो इस टर्म के प्रतिपादक हैं आपके रणजीत गुहा। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौ मार्क्सवादी निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? ऑप्शन 1 है फ्रैंकफर्ट स्कूल का, ऑप्शन 2 है ब्रिटिश स्कूल का, ऑप्शन 3 है फ्रेंच स्कूल का और ऑप्शन 4 है शिकागो स्कूल का। तो बताइए नौ मार्क्सवादी इनमें से किस स्कूल का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये सभी संबंधित होते हैं फ्रैंकफर्ट स्कूल से। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन के बोस ने आधिकारिक रूप से एक विषय पर लिखा जो कि उन्हें अपने हृदय से बहुत प्रिय था, बताइए वो विषय कौन था? ऑप्शन 1 है भारत में जाति, ऑप्शन 3 है मंदिर शिल्प, ऑप्शन 3 है हिंदू धर्म और ऑप्शन 4 है शास्त्रीय संगीत। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है मंदिर शिल्प, टेम्पल
आर्किटेक्चर। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शास्त्रीय जर्नल जो कि लगभग अकेले एन.के. बोस द्वारा संपादित किया गया था, जिसका नाम क्या है? ऑप्शन 1 द ट्राइबल, ऑप्शन 2 ट्राइबल रिसर्च बुलेटिन, ऑप्शन 3 मैन इन इंडिया और ऑप्शन 4 कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। तो बताइए मानव शास्त्रीय जर्नल जो एन.के. बोस द्वारा संपादित किया गया था उसका नाम? तो इसका नाम है मैन इन इंडिया। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन.के. बोस जिस उपागम के अनुयायी थे वह था क्या था? ऑप्शन 1 है रेडक्लिफ ब्राउन का प्रक्रियात्मक उपागम, ऑप्शन 2 है पार्सन का व्यवस्था उपागम, ऑप्शन 3 है दुर्किंग का प्रक्रियात्मक उपागम और ऑप्शन 4 है मेलिनोव्स्की का प्रक्रियात्मक उपागम। एन.के. बोस जिस उपागम के अनुयायी थे वह क्या था? तो ये था रेडक्लिफ ब्राउन का प्रक्रियात्मक उपागम। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरजीत सिन्हा के लिए निम्न में से क्या सही है? ऑप्शन 1 है भूमि जनजाति पर क्षेत्रीय कार्य किया था, ऑप्शन 2 है जुआंग जनजाति पर क्षेत्रीय कार्य किया था, ऑप्शन 3 मुंडा जनजाति पर विवेचन किया था और ऑप्शन 4 है उनका उपागम ऐतिहासिक था। तो बताइए कौन सा संबंध सुरजीत सिन्हा के संबंध में सही है? तो इन्होंने भूमि जनजाति का अध्ययन किया था। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अवधारणा को सुरजीत सिन्हा ने अपने विश्लेषण में नहीं लिया था? ऑप्शन 1 है जनजाति को, ऑप्शन 2 है परिवार को, ऑप्शन 3 है जाति को और ऑप्शन 4 है कृषक को। तो बताइए सुरजीत सिन्हा के अध्ययन में इनमें से कौन सा परिप्रेक्ष्य या कौन सा संस्था नहीं जुड़ी थी? तो इन्होंने परिवार पर काम नहीं किया है। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक विनिमय का प्रकार लेवी स्ट्रॉस द्वारा अपने अध्ययन में नहीं पाया गया है? ऑप्शन 1 है दिन प्रतिदिन वस्तु का विनिमय, ऑप्शन 2 है संदेशों का विनिमय या संचार, ऑप्शन 3 है भूमि का विनिमय और ऑप्शन 4 है समूहों के बीच स्त्रियों का विनिमय। तो बताइए इसमें कौन से प्रकार के विनिमय की बात लेवी स्ट्रॉस द्वारा नहीं की गई है? तो इन्होंने एक्सचेंज ऑफ लैंड की बात नहीं की है, भूमि के विनिमय की। बाकी दिन प्रतिदिन के वस्तु के विनिमय, डे टू डे गुड्स की बात की है, मैसेज और कम्युनिकेशन के एक्सचेंज की बात की है, वुमेन के एक्सचेंज की बात की है, पर भूमि के विनिमय की बात नहीं की है। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, एक्सचेंज ऑफ लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी आर अम्बेडकर ने एक मंत्र दिया, शिक्षित बनो संगठित हो, और ऑप्शन 1 है आक्रमण करो, ऑप्शन 2 है आंदोलन करो, ऑप्शन 3 प्रदर्शन करो और ऑप्शन 4 है जागो। शिक्षित बनो संगठित हो और क्या मंत्र दिया था? इसे आप ई ओ और ए से याद रख सकते हैं। एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एगिटेट। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, आंदोलन करो। नया क्वेश्चन, अम्बेडकर का स्वाधीनता के प्रति क्या दृष्टिकोण था? ऑप्शन 1 है यह उपहार स्वरूप प्राप्त होता है, ऑप्शन 2 यह दूसरों के आशीर्वाद से अर्जित की जाती है, ऑप्शन 3 यह शांति से अर्जित की जाती है और ऑप्शन 4 यह स्वयं के संघर्ष और कार्य से अर्जित की जाती है। तो बताइए स्वाधीनता को कैसे अर्जित किया जाता है बी आर अम्बेडकर के अनुसार? तो इसे अर्जित किया जा सकता है स्वयं के संघर्ष और कार्य से अर्जित किया जा सकता है। ऑप्शन 4 इट इज अचीव्ड बाय ओन स्ट्रगल एंड डीड। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पहलू अम्बेडकर की वैचारिकी से मेल नहीं खाता है? ऑप्शन 1 है कर्म कांड का महत्व, ऑप्शन 2 है दलील स्वाधीनता, ऑप्शन 3 है जाति व्यवस्था को रूप से नष्ट करना और ऑप्शन 4 है गौतम बुद्ध से सहमति। तो बताइए अम्बेडकर की वैचारिकी से इनमें से कौन सा मेल नहीं खाता है?
तो इन्होंने कभी भी कर्मकांड को महत्व नहीं दिया है। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका संबंध डेविड हर्डिमैन से है? ऑप्शन 1 है अनटचेबल्स का, ऑप्शन 2 है स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज का, ऑप्शन 3 फंडिंग द बनिया का, और ऑप्शन 4 है एसे ऑन मॉडर्नाइजेशन का। तो बताइए इस पर किस पे डेविड हर्डिमैन ने काम नहीं किया है? सॉरी, काम किया है, आपको ये बताना है किस पर डेविड हर्डिमैन ने काम किया है। तो इनका काम है पंडित न बनिया। इन्होंने देवी आंदोलन का अध्ययन किया था। किसका? देवी आंदोलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ही आ गया। दक्षिण गुजरात के देवी आंदोलन का संबंध किससे है? दक्षिण गुजरात के देवी आंदोलन का संबंध किससे है? किससे नहीं था? सॉरी, ऑप्शन 1 है हिंसा, ऑप्शन 2 है शांति, ऑप्शन 3 है जनजाति, और ऑप्शन 4 है समाज सुधार। तो इसका काम हिंसा से संबंधित नहीं था, वायलेंस। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डीमैन एक समाजशास्त्री संवेदनशील इतिहासकार है और उनका विशेषीकरण है। ऑप्शन 1 है प्राचीन भारतीय इतिहास में, ऑप्शन 2 है यूरोप के इतिहास में, ऑप्शन 3 है मात्रा अध्ययन में, और ऑप्शन 4 है दक्षिण इतिहास के इतिहास में। हार्डीमैन एक समाजशास्त्री संवेदनशील इतिहासकार है, उनका विशेषीकरण किसमें था? तो इनका विशेषीकरण था सबल्टन स्टडीज, मतलब मात्रात्मक अध्ययन। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी समाजशास्त्रीय सिद्धांत एक विद्या के इतिहास में इतना अधिक केंद्रित नहीं है जितना कि ऑप्शन 1 है लोक विधि विज्ञान है, ऑप्शन 2 है संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत है, ऑप्शन 3 प्रघटना शास्त्र और ऑप्शन 4 है प्रतीकात्मक अंतर्क्रियावाद है। कोई भी समाजशास्त्रीय सिद्धांत एक विद्या के इतिहास में इतना अधिक केंद्रित नहीं रहा जितना कि आपका संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत है। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्टन के अनुसार समाज की प्रक्रियात्मक एकता किस समाज के लिए सही हो सकती है? ऑप्शन 1 है जटिल, ऑप्शन 2 है औद्योगिक, ऑप्शन 3 है आदिम, और ऑप्शन 4 है बड़े। समाज की प्रक्रियात्मक एकता किस समाज के लिए सही हो सकती है मर्टन के अनुसार? तो ये सही हो सकती है आपके प्रिमिटिव सोसाइटी, परंपरागत समाज के लिए। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, आदिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मर्टन का प्रक्रियात्मक विश्लेषण का पैराडाइम एक निर्देशक के रूप में जो कि एकीकरण करता है किसका? सिद्धांत और अनुसंधान का, ऑप्शन 2 सामाजिक व्यवस्था का, ऑप्शन 3 संस्कृतियों का, और ऑप्शन 4 है समूहों का। तो ये सिद्धांत और अनुसंधान का अध्ययन करता है। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्टन द्वारा परिभाषित एक शब्दावली वे अवलोकित परिणाम जो कि दी गई व्यवस्था के साथ अनुकूलन अथवा विस्थापन करते हैं उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 है प्रकट प्रकार, ऑप्शन 2 है अप्रकार, ऑप्शन 3 है दुष्प्रकार, और ऑप्शन 4 है प्रकार है।
मर्टन द्वारा परिभाषित वे अवलोकित परिणाम जो कि दी गई व्यवस्था के साथ अनुकूलन अथवा विस्थापन करते हैं क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं प्रकार, फंक्शन। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन 4। ऑप्शन 1 प्रकट प्रकार, मैनिफेस्ट फंक्शन कहलाएंगे। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन के लेखक कौन है? द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, ऑप्शन 1 है आर.के. मर्टन, ऑप्शन 2 है टॉलकर पार्सन, ऑप्शन 3 है मैक्स वेबर और ऑप्शन 4 है विल्फ्रेड पैरेटो। बताइए ये पुस्तक किसने लिखी है? तो द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन ये है आपके टॉलकर पार्सन की पुस्तक। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मिशेल फुको की रचना नहीं है? ऑप्शन 1 है हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, ऑप्शन 2 है मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, ऑप्शन 3 है फॉर्म्स ऑफ टॉर्क और ऑप्शन 4 है डिसिप्लिन एंड पनिश। तो बताइए इनमें से मिशेल फुको की कौन सी रचना नहीं है? तो ये जो आपकी है फॉर्म्स ऑफ टॉक, ये क्या है? मिशेल फुको की रचना नहीं है। किसकी है? ये रचना है आपकी गॉफमैन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्सन्स के अनुसार एक व्यवस्था के लिए 4 प्रक्रियात्मक आवश्यकताएं जरूरी हैं, निम्न में से किसको पार्सन ने सम्मिलित नहीं किया है? ऑप्शन 1 है अनुकूलन को, ऑप्शन 2 है संस्था को, ऑप्शन 3 है यथास्थिति को और ऑप्शन 4 है लक्ष्य प्राप्ति को। बताइए किसको पार्सन ने सम्मिलित नहीं किया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 संस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्सन्स का समान व्यवस्था सिद्धांत वास्तविकता के 4 विभिन्न पहलुओं को मान्यता देता है, निम्न में से कौन सी व्यवस्था की बात पार्सन्स के द्वारा नहीं की गई है? ऑप्शन 1 है सामाजिक व्यवस्था, ऑप्शन 2 है सांस्कृतिक व्यवस्था, ऑप्शन 3 है आर्थिक व्यवस्था और ऑप्शन 4 है व्यक्तित्व व्यवस्था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4। आर्थिक व्यवस्था की बात ये नहीं करते हैं, ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसकी जगह कौन सी व्यवस्था की बात करते हैं? जैविक व्यवस्था। सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यक्तित्व और जैविक व्यवस्था की बात करते हैं यहाँ पे पार्सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनावाद के जनक कौन है? संरचनावाद के जनक कौन है? ऑप्शन 1 है क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस, ऑप्शन 2 है फ्लानरी डी सोस्टे, ऑप्शन 3 है कार्ल मार्क्स और ऑप्शन 4 है मिशेल फुको। फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। तो ये यहाँ पे फर्नांडिस सोसरे, ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा एक नौ प्रकारवाद की प्रवृत्ति के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन 1 है एक बहुआयामी प्रक्रिया है, ऑप्शन 2 है प्रजातांत्रिक विश्लेषण है, ऑप्शन 3 सरल विश्लेषण है और ऑप्शन 4 संघर्ष के प्रति अभिस्थापन है। तो बताइए नौ प्रकारवाद के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो ये सरल विश्लेषण है, ये सही नहीं है, ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेवी-स्ट्रॉस द्वारा धारित मूल संरचनावाद की मृत्यु हो गई है, किसने समाहित किया है? ऑप्शन 1 है कुर्टजवेल ने, ऑप्शन 2 है मिशेल फुको ने, ऑप्शन 3 है ग्लुक्समान ने और ऑप्शन 4 है गोल्डियर ने। लेवी-स्ट्रॉस द्वारा धारित मूल संरचनावाद की मृत्यु हो गई है, ये बताइए किसने कहा था? तो ये स्टेटमेंट है कुर्टजवेल की, ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नव संरचनावाद का मुख्य विषय क्या है?
ऑप्शन 1 है आधुनिक समाज है, ऑप्शन 2 है नागर समाज, ऑप्शन 3 है उत्तर आधुनिक समाज और ऑप्शन 4 है जटिल समाज। तो बताइए नव संरचनावाद का विषय क्या है? तो ये संबंधित है उत्तर आधुनिक समाज से। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शास्त्रीय संरचनावाद, संरचनावादी मार्क्सवाद एवं नव मार्क्सवादी परंपराओं का विकास कहाँ हुआ है? ऑप्शन 1 है जर्मनी में, ऑप्शन 2 है फ्रांस में, ऑप्शन 3 है अमेरिका में और ऑप्शन 4 है इटली में। तो बताइए एंथ्रोपोलॉजिकल स्ट्रक्चरलिज्म, स्ट्रक्चर मार्क्सिज्म और नियो स्ट्रक्चरलिज्म कहाँ पर डेवलप हुआ है? तो ये सभी अवधारणाएं डेवलप हुई है फ्रांस में। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर आधुनिकतावादियों का तर्क है कि यह कोई एकता नहीं है जो कि दुनिया को बनाती है, तथापि वो क्या है जो दुनिया के हृदय में है? ऑप्शन 1 है शांति, ऑप्शन 2 है विभेद, ऑप्शन 3 है तर्क और ऑप्शन 4 है ईर्ष्या। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन 4 विभेद, डिफरेंस। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पुस्तक जेफरी अलेक्जेंडर द्वारा प्रकाशित की गई है? ऑप्शन 1 है क्लासिकल एंड मॉडर्न सोशल थ्योरी, ऑप्शन 2 है सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, ऑप्शन 3 है न्यू फंक्शनलिज्म एंड एक्टर और ऑप्शन 4 है फंक्शनल थ्योरीज। तो बताइए जेफरी अलेक्जेंडर द्वारा कौन सी प्रकाशित की गई है? तो इनकी पुस्तक है न्यू फंक्शनलिज्म एंड आफ्टर। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौ प्रकारवाद की अवधारणा को अलेक्जेंडर ने निर्मित किया है। ऑप्शन 1 है मर्टन के प्रकारवाद की आलोचना के लिए, ऑप्शन 2 है संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत के क्षेत्र को सीमित करने के लिए, ऑप्शन 3 अधिक संश्लेषित सिद्धांत बनाने के लिए और ऑप्शन 4 है एक व्यवस्था के प्रकारों को समझाने के लिए। बताइए नौ प्रकारवाद की अवधारणा को अलेक्जेंडर ने क्यों निर्मित किया था? ताकि एक से अधिक सिद्धांत बनाने के लिए, अधिक संश्लेषित सिद्धांत बनाने के लिए इन्होंने नौ प्रकारवाद की अवधारणा को निर्मित किया था। किसने? अलेक्जेंडर ने। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामपुरा गांव का अध्ययन किसने किया है? ऑप्शन 1 है एस.सी. दुबे ने, ऑप्शन 2 एम.एन. श्रीनिवास ने, ऑप्शन 3 है ए.आर. देसाई ने और ऑप्शन 4 है डी.पी. मुखर्जी ने। तो बताइए रामपुरा गांव का अध्ययन किसने किया? तो इसका अध्ययन किया एम.एन. श्रीनिवास ने। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौ प्रकारवाद पार्सन्स के परंपरागत दबावों में से किसको स्वीकार नहीं करता है? ऑप्शन 1 है व्यक्तित्व को, ऑप्शन 2 है बृहत क्रिया को, ऑप्शन 3 है संस्कृति को और ऑप्शन 4 है समाज व्यवस्था को। तो बताइए किसको नौ प्रकारवाद नियो फंक्शनलिज्म स्वीकार नहीं करता है? तो ये किसे स्वीकार नहीं करता? ऑप्शन 1 व्यक्तित्व पर्सनालिटी को स्वीकार नहीं कर सकता। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वेट इसका क्वेश्चन एक बार देख लो। सॉरी इसका आंसर ऑप्शन 1 नहीं होना चाहिए, ऑप्शन 2 होना चाहिए बृहत क्रिया। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। माइक्रो एक्शन तो ये एक्सेप्ट नहीं करता है। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी अगर आपको फिर भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, एक बार मैं और चेक कर लूंगी इसको। प्रभु जाति की अवधारणा दी है किसने? ऑप्शन 1 है डेविड हार्डीमैन ने, ऑप्शन 2 है इरावती कर्वे ने, ऑप्शन 3 है एन के बोस ने और ऑप्शन 4 है एम एन श्रीनिवास ने। बताइए प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी है? तो ये दी है एम एन श्रीनिवास ने। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इनकी पुस्तक है द रिमेम्बर्ड विलेज, इसमें इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेफरी अलेक्जेंडर के अनुसार प्रथम वास्तविक सामाजिक संश्लेषण प्रस्ताव में किसने विकसित किया है? ऑप्शन 1 है कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन 2 है मैक्स वेबर ने, ऑप्शन 3 इमानुएल दुर्खिम ने और ऑप्शन 4 है टॉलकट पार्सन ने। जेफरी अलेक्जेंडर के अनुसार प्रथम वास्तविकता सामाजिक संश्लेषण वास्तव में किसने विकसित किया है? तो इनके अनुसार टॉलकट पार्सन ने विकसित किया है। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से रॉल्फ डेनिड्रॉफ की रचना कौन सी है? ऑप्शन 1 है द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, ऑप्शन 2 है क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ऑप्शन 3 है द थ्योरी ऑफ लेजर क्लास और ऑप्शन 4 है इकोनॉमी एंड सोसाइटी। तो बताइए इनमें से रॉल्फ डेनिड्रॉफ की कौन सी पुस्तक है? इनकी पुस्तक है क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ऑप्शन 1 क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, इसका पर बुक लिखी है कार्ल मार्क्स ने। देन है आपका थ्योरी ऑफ लेजर क्लास, ये है आपका टी वेबरन का, ठीक है। देन इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ये संबंधित है वेबर, मैक्स वेबर से। तो ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। रॉल्फ डेनिड्रॉफ की पुस्तक है क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉल्फ डेनिड्रॉफ किस देश से हैं? रॉल्फ डेनिड्रॉफ किस देश से हैं? ऑप्शन 1 है फ्रांस से, ऑप्शन 2 है ब्रिटेन से, ऑप्शन 3 है जर्मनी से और ऑप्शन 4 है इटली से। कहां से बिलोंग करते हैं रॉल्फ डेनिड्रॉफ? तो ये जर्मन सोशोलॉजिस्ट है। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेरेनडॉर्फ ने अपने सिद्धांत के विश्लेषण में कुछ अवधारणा का प्रयोग किया। एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, कौन सी है? ऑप्शन 1 है सत्ता, ऑप्शन 2 है अलगाव, ऑप्शन 3 है आधारभूत संरचना और ऑप्शन 4 है अधिसंरचना। तो इन्होंने किसका प्रयोग किया? सत्ता, अथॉरिटी। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेविस कोजर ने संघर्ष पर भिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, वो क्या है? ऑप्शन 1 है संरचनात्मक पहलू, ऑप्शन 2 है सत्तात्मक पहलू, ऑप्शन 3 है प्रक्रियात्मक पहलू और ऑप्शन 4 है प्रतिमानात्मक पहलू। तो बताइए लेविस कोजर ने किस पहलू से संघर्ष का अध्ययन किया है? तो ये है फंक्शनल एस्पेक्ट, प्रक्रियात्मक पहलू। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च, डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन 1 है स्टीवन एंड फ्लिप ने, ऑप्शन 2 है रूसेल एकॉफ ने, ऑप्शन 4 है जोबर और नेटवर्क ने, ऑप्शन 4 है सॉवर और फील्डबर्न ने। तो डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च ये पुस्तक है एकॉफ की, रूसेल एकॉफ की। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोशल टेंशन इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? भारत में सामाजिक तनाव पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 है जीएस गुरे, ऑप्शन 2 है डीपी मुखर्जी, ऑप्शन 3 ए आर देसाई और ऑप्शन 4 है एम के बोस। तो सोशल टेंशन इन इंडिया ये पुस्तक है जीएस गुरे की। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लुइस अल्थुजर अपने योगदान को मानते हैं कि वह, ऑप्शन 1 है मां से कार्य का सही पठन है, ऑप्शन 2 है मां से कार्य की आलोचना है, ऑप्शन 3 है समाज शास्त्र संघर्ष सिद्धांत है और ऑप्शन 4 है संघर्ष के प्रकार है। तो बताइए लुइस अल्थुजर अपने योगदान को क्या मानते हैं? तो ये मानते हैं कि मार्क्स के कार्य का सही पठन है, करेक्ट रीडिंग ऑफ मार्क्स वर्क। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको एक तरफ कॉन्सेप्ट दिए हैं, दूसरी तरफ राइटर्स दिए हैं, आपको मैच करना है। सांस्कृतिक विविधता, कल्चर डाइवर्सिटीज, सामाजिक न्याय, पवित्रता प्रदूषण, स्वतंत्रता आंदोलन। मैच कीजिए कौन सा किससे संबंधित है। कल्चर डाइवर्सिटी की बात कौन करते हैं, ये करते हैं डीपी मुखर्जी, तो ए का हो जाएगा हमारा 4। सोशल जस्टिस की बात कौन करते हैं, बी आर अम्बेडकर करते हैं, बी का हो जाएगा हमारा 1। फिर है प्योरिटी एंड पॉल्यूशन, इसकी बात करते हैं लुइस डुमॉन्ट, सी का हो जाएगा हमारा 2। और फ्रीडम मूवमेंट, इसकी बात कौन करते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन, ए आर देसाई, तो डी का हो जाएगा हमारा 3। 4 1 2 3, देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 1 4 1 2 3, ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोल ऑफ न्यू मिडिल क्लास, नवीन मध्यम वर्ग की भूमिका का अध्ययन किसने किया है। ऑप्शन 1 है ए आर देसाई ने, ऑप्शन 2 है डीपी मुखर्जी ने, ऑप्शन 3 आर के मुखर्जी ने, और ऑप्शन 4 है एन के बोस ने। नवीन मध्यम वर्ग की भूमिका, बताइए कौन इस अध्ययन से संबंधित है। तो इस पर काम किया है आपके डीपी मुखर्जी ने। न्यू मिडिल क्लास, ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, डीपी मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फ्रेड शूट्स का योगदान किस प्रघटना से प्रारंभ होता है। ऑप्शन 1 है मैक्स वेबर की आलोचना से, ऑप्शन 2 है जॉर्ज सैंटाना की आलोचना से, ऑप्शन 3 है एडमंड हर्सल की आलोचना से, और ऑप्शन 4 है कार्ल मार्क्स की आलोचना से। बताइए अल्फ्रेड शूट्स का योगदान किस प्रघटना से प्रारंभ होता है। तो ये प्रारंभ होता है मैक्स वेबर की आलोचना से, ऑप्शन 1 क्रिटिसिज्म ऑफ मैक्स वेबर, ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शूट्स के द्वारा लाइफ बर्ड की अवधारणा की कितनी मौलिक विशेषताओं को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन 1 है 4, ऑप्शन 2 है 6, ऑप्शन 3 है 8, और ऑप्शन 4 है 10। तो बताइए कितनी विशेषताएं लाइफ बर्ड के शूट्स ने बताइए। तो उन्होंने 6 बताई है, ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 6। कौन सा, लाइफ एज अ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, दूसरा द वर्ल्ड एज अ इंटरसब्जेक्टिव वर्ड, तीसरा है द वर्ल्ड एज अ गिवन, ऑप्शन 4 है सोशियलिटी, ऑप्शन 5 होगा स्पेस स्पेसियो टेम्पोरल स्ट्रक्चर, और 6 है द इपोक ऑफ नेचुरल एटीट्यूड। इन 6 मौलिक विशेषताओं की बात करते हैं आपके सूट्स। कौन कौन सा, लाइफ एज अ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब चेतना, फिर है द वर्ल्ड एज एन इंटर सब्जेक्टिव वर्ड अंतर व्यक्तिक निष्ठ विश्व की बात करते हैं, फिर है द वर्ल्ड एज अ गिज्म जैसा कि विश्व दिया हुआ है उसकी बात करते हैं, सोशियलिटी की बात करते हैं सामाजिकता की, फिर है स्पेसियोटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, फिर है द इपोक ऑफ द नेचुरल एटीट्यूड मतलब स्वाभाविक प्रकृति की बात करते हैं। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दूसरा बताया इंटर सब्जेक्टिव
वर्ड, फिर तीसरा इन्होंने बताया है द वर्ड एज अ गिवन, फोर्थ इन्होंने बताया है सोशियलिटी, फाइव इन्होंने बताया है स्पैटियो टेम्परल, टेम्पोरल स्ट्रक्चर, और लास्ट इन्होंने बताया है नेचुरल एटीट्यूड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रोफेसर एम शाह समाजशास्त्र किस स्कूल से संबंधित है? ऑप्शन वन है बम्बई, ऑप्शन टू है लखनऊ, ऑप्शन थ्री है कोलकाता और ऑप्शन फोर है दिल्ली। तो बताइए प्रोफेसर एम शाह समाजशास्त्र किस स्कूल से संबंधित है? तो ये संबंधित है दिल्ली स्कूल से। ऑप्शन फोर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूट्स ने सामाजिक यथार्थ के चार विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान की, प्रत्येक क्षेत्र आधारित है किस पर? ऑप्शन है अमूर्तता पर, ऑप्शन टू है अनुभाविकता पर, ऑप्शन थ्री है ऐतिहासिकता पर और ऑप्शन फोर है तार्किकता पर। तो बताइए प्रत्येक क्षेत्र किस पर आधारित है? तो इन्होंने किसी किसी पहले बात की है, एक तो है अम्बेल्ट, दूसरा है मिट बेल्ट, तीसरा है फोक बेल्ट और चौथा क्या है बोट बेल्ट। तो किसके आधार पर की है इसकी बात है? अमूर्तता के आधार पर की है इसकी बात। ऑप्शन वन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एब्स्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फ्रेड शूट्स ने निम्न में से किसको लिखा है? ऑप्शन वन है फिल्मोलॉजी एंड द क्राइसिस एंड वेस्टर्न फिलॉसफी, द फिल्मोलॉजी ऑफ द सोशल वर्क, ऑप्शन थ्री आइडियाज जनरल इंट्रोडक्शन टू प्योर फिल्मोलॉजी, ऑप्शन थ्री है द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। तो बताइए इनमें से कौन सी पुस्तक अल्फ्रेड शूट्स ने लिखी है? ये पुस्तक है आपके हर्सल की, ये भी पुस्तक आपके हर्सल की है। ये दोनों पुस्तक हर्सल ने लिखी है और ये लिखी है आपके पीटर बर्जर और लकमैन ने। तो ऑप्शन टू इस क्वेश्चन का राइट आंसर है द फिल्मोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेरोल्ड गारफिंकल कुछ विद्वानों से प्रभावित था, फिर भी निम्न में से एक को उनकी सूची में अलग किया जा सकता है, वो कौन है? ऑप्शन वन है अल्फ्रेड शूट, ऑप्शन टू है एडमंड हर्सल, ऑप्शन थ्री आर के मर्टन और ऑप्शन फोर है टालकट पार्सन्स। तो बताइए हेरोल्ड गारफिंकल इनमें से किससे प्रभावित थे? तो ये अल्फ्रेड शूट से प्रभावित है, एडमंड हर्सल से प्रभावित है और टालकट पार्सन से प्रभावित है, पर आर के मर्टन से प्रभावित नहीं थे। ऑप्शन थ्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। किससे किससे प्रभावित है? अल्फ्रेड शूट से, एडमंड हर्सल से और टालकट पार्सन से, पर मर्टन से प्रभावित नहीं थे। ऑप्शन थ्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसेज ऑन इंडिविजुअल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? एसेज ऑन इंडिविजुअल, ऑप्शन वन है अम्बेडकर, ऑप्शन टू डीपी मुखर्जी, ऑप्शन थ्री लुइस ड्यूमा और ऑप्शन फोर है। तो ये पुस्तक है आपके लुइस ड्यूमा की। ऑप्शन थ्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेरोल्ड गारफिंकल के अनुसार एथनो मेथड्स को समझने के लिए दो मुख्य अवधारणाएं हैं, वो कौन कौन सी है?
ऑप्शन है उत्तेजना और प्रत्युत्तर, ऑप्शन 2 है चेतना और वास्तविकता, ऑप्शन 3 है सार और अंतर्वैयक्तिक निष्ठा और ऑप्शन 4 है चिंतनशीलता एवं विवरण। तो बताइए किसकी बात करते हैं आपके हैरोल्ड गॉर्फिंकर एथनो मेथड्स को समझने के लिए। तो ये है आपका रिफ्लेक्सिविटी एंड अकाउंट्स, ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, चिंतनशीलता एवं विवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी अवधारणा इस तथ्य को दर्शाती है कि वाक्यों का अर्थ विभिन्न संदर्भों से भिन्न हो जाता है। ऑप्शन 1 है अनुक्रमणिकता, ऑप्शन 2 है प्रकृति भाषा, ऑप्शन 3 है वार्तालाप विश्लेषण और ऑप्शन 4 है भाषा विज्ञान। कौन सी अवधारणा इस तथ्य को बताती है कि वाक्यों का अर्थ विभिन्न संदर्भों में भिन्न हो जाता है। तो ये बताती है इंडेक्सिकलिटी, अनुक्रमणिकता। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने आधुनिकता को उन्नत व्यवस्था का वर्णन करने के लिए जगरनॉट नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगरनॉट बताइए किसने कहा है आधुनिकता को। तो ये कहा है एंथोनी गिडेंस ने, ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सिद्धांत अंतःक्रिया की प्रकृति, सामाजिक क्रिया के गतिशील प्रतिमानों एवं सामाजिक संबंधों को केंद्रित करता है। ऑप्शन 1 है सामाजिक क्रिया सिद्धांत, ऑप्शन 2 प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, ऑप्शन 3 है घटना शास्त्र, ऑप्शन 4 है एथनोमेथोडोलॉजी। कौन से सिद्धांत में अंतःक्रिया की प्रकृति, सामाजिक क्रिया की गतिशील प्रतिमानों, सामाजिक संबंधों को केंद्रित किया जाता है। तो ये है आपका प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएच मीड ने अपने समाजशास्त्र को क्या कहा है। ऑप्शन 1 है सोशल साइकोलॉजी, ऑप्शन 2 है ह्यूमन साइकोलॉजी, ऑप्शन 3 है द फिलॉसफी ऑफ प्रेजेंट और ऑप्शन 4 है द फिलॉसफी ऑफ माइंड। तो बताइए जीएच मीड अपने सोशोलॉजी को क्या कहते हैं। तो ये कहते हैं सोशल साइकोलॉजी, ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समग्र समाज भाग व्यक्ति से पहले है ना कि भागों व भागों के अर्थ में समग्र, यह कथन किसका है। ऑप्शन 1 है सीएच फुले का, ऑप्शन 2 है जेम्स बॉल्बिन का, ऑप्शन 3 है जीएच मीड का और ऑप्शन 4 है इरविंग गॉफमैन का। समग्र समग्र समाज भाग व्यक्ति से पहले है ना कि भागों और भागों के अर्थ में समग्र। बताइए ये स्टेटमेंट किससे संबंधित है। तो इस स्टेटमेंट को देने वाले हैं जीएच मीड, ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च पुस्तक के लेखक कौन है। द साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च, ऑप्शन 1 है गुडेम हार्ट, ऑप्शन 2 पीवी यंग, ऑप्शन 3 लुनबर्ग और ऑप्शन 4 सीआर कोठारी। तो इस पुस्तक को लिखा पीवी यंग ने, ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीट के अनुसार प्रत्येक एक महत्वपूर्ण हाव भाव है जो कि एक अर्थ बताता है, जिसका उत्तर कौन दे सकता है। ऑप्शन 1 है पशु, ऑप्शन 2 है पक्षी, ऑप्शन 3 है मनुष्य और ऑप्शन 4 है समस्त जीव। बताइए प्रतीक एक महत्वपूर्ण हाव भाव है जो अर्थ बताता है, जिसका उत्तर कौन दे सकता है। मनुष्य दे सकता है, ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण अर्थ सीमा उस सीमा तक रहता है जबकि किसी विशेष वस्तु की विशिष्ट परिभाषा पर व्यक्तियों में आपसी सहमति हो, चाहे वह चट्टान, कुर्सी और विचार हो। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के संबंध में ये कथन किसका संबंधित है।
तो बताइए ये परिभाषा किसने दी है? तो ये जो कथन संबंधित है हर्बर्ट ब्रूमर से संबंधित है। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? ऑप्शन 1 है इरविंग गॉफमैन का संबंध फ्रैंकफर्ट संप्रदाय से है। ऑप्शन 2 है हर्बर्ट ब्रूमर का संबंध शिकागो संप्रदाय से। ऑप्शन 3 है कोहन का संबंध हिगेलियन संप्रदाय से। और ऑप्शन 4 है जीएच मीट का संबंध आइलोवा संप्रदाय के साथ है। तो बताइए इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो ऑप्शन 2 सही होगा, हर्बर्ट ब्रूमर का संबंध शिकागो संप्रदाय के साथ है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक प्रघटना शास्त्री नहीं है? ऑप्शन 1 है ब्रूमर, ऑप्शन 2 एडमंड हर्शल, ऑप्शन 3 अल्फ्रेड शूज और ऑप्शन 4 है पीटर बर्जर। तो बताइए प्रघटना शास्त्री इनमें से कौन से नहीं है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन 1, ब्रूमर नहीं है, ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बाकी आप लोग परेशान मत होइएगा, कल से मैं यूनिट वाइज 2-2 यूनिट करके आपका 100 एमसीक्यूज करा दूंगी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारी संबंधी परिप्रेक्ष्य को समझाने के लिए कुछ अवधारणाएं हैं जो अप्रासंगिक है, उन्हें हटाइए। ऑप्शन 1 है नारित्व, ऑप्शन 2 है नारियता, ऑप्शन है नारीवाद और ऑप्शन 4 नारी बनाना। बताइए कौन सा राइट होगा? तो नारी बनाना ये अप्रासंगिक है, ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, फेमिनाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नारीवाद लेखन निम्न में से किससे प्रभावित है? ऑप्शन 1 है धार्मिक ग्रंथों से, ऑप्शन 2 है आर्थिक विचारधारा से, ऑप्शन 3 है पश्चिम की विचारधारा से और ऑप्शन 4 है वैश्विक विचारधारा से। बताइए भारतीय नारीवाद किससे प्रभावित है? तो ये प्रभावित है पश्चिम की विचारधारा से, ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर मार्क्स पुस्तक किसने लिखी है? फॉर मार्क्स, ऑप्शन 1 है डेरेनडॉर्फ, ऑप्शन 2 है कोजर, ऑप्शन 3 है जॉर्ज सिमल और ऑप्शन 4 है लुइस अल्थूजर। तो ये जो पुस्तक है वो है लुइस अल्थूजर की, ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के नारीवादी सिद्धांत को बौद्धिक स्वरूप प्रदान किया है लेखकों ने? ऑप्शन 1 है क्रांतिकारी नारीवाद को, ऑप्शन 2 उदारवादी नारीवाद को, ऑप्शन 3 समाजवादी नारीवाद को और ऑप्शन 4 है प्रजातांत्रिक नारीवाद को। किस प्रकार के लेखकों ने नारीवाद सिद्धांत को बौद्धिक स्वरूप प्रदान किया है? तो ये है आपका उदारवादी नारीवाद, लिबरल फेमिनिज्म, ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथोनी गिडेंस का सिद्धांत दोहरेपन पर केंद्रित है, वह क्या है? ऑप्शन 1 है प्रकृतिवाद एवं प्रत्यक्षवाद, ऑप्शन 2 एजेंसी और संरचना, ऑप्शन 3 बृहद और सूक्ष्म और ऑप्शन 4 है संरचना और संस्था। बताइए एंथोनी गिडेंस का सिद्धांत दोहरेपन पर केंद्रित है, कौन कौन सा? तो एक है आपका एजेंसी और दूसरा आपका स्ट्रक्चर, ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, एजेंसी और संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिडेंस का संबंध द्वंद्वात्मक प्रक्रिया से है जबकि निम्न में से किसी एक का निर्माण नहीं होता है। ऑप्शन 1 है व्यक्ति का, ऑप्शन 2 है अभ्यास का, ऑप्शन 3 है संरचना का और ऑप्शन 4 है चेतना का। बताइए किसका निर्माण नहीं होता? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन 1 व्यक्ति, पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संरचनाकरण सिद्धांत के बारे में निम्न में से कौन सा असत्य है? ऑप्शन 1 है संरचना का निर्माण नियमों और संसाधनों से होता है, ऑप्शन 2 है समय और स्थान में संरचना स्वयं नहीं होती है, ऑप्शन 3 है संरचना मानव एजेंट की गतिविधियों में होती है और ऑप्शन 4 है सामाजिक संरचना में
समाज प्रघटना में संरचना बनाने का कोई क्षमता नहीं होता है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है स्ट्रक्चरेशन थ्योरी के बारे में। तो संरचना का निर्माण नियमों और संसाधनों से होता है, ये भी सही है। समय और स्थान में संरचना स्वयं नहीं होती, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। संरचना मानव एजेंट की गतिविधियों में होती है, ये भी सही है। पर संरचना बनने का कोई क्षमता नहीं होती है, ये गलत है। ऑप्शन 4 सोशल फेमिना हैज नो कैपेसिटी टू बिकम स्ट्रक्चर्ड। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत पूछो मैं कौन हूं, मुझे वही बने रहने दो। मुझे वही बने रहने के लिए मत पूछो किसने कहा है। ऑप्शन 1 है एंथोनी गिडेंस ने, ऑप्शन 2 है जैक डेरिडा ने, ऑप्शन 3 है मिशेल फूको ने, ऑप्शन 4 है जॉक बॉडीडार ने। मत पूछो मैं कौन हूँ, मुझे वही बने रहने के लिए मत पूछो किसने कहा है। तो ये स्टेटमेंट संबंधित है मिशेल फूको से। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूको के अनुसार अध्ययन की कुछ वस्तुएं होती है फिर भी उनमें सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन 1 है ज्ञान, ऑप्शन 2 है इतिहास, ऑप्शन 3 है विचार और ऑप्शन 4 है वार्तालाप। बताइए किसे सम्मिलित नहीं किया है। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वार्तालाप, डिस्कोर्स। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बीट इसका आंसर थोड़ा सा मुझे डाउट है, इसको मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। क्योंकि कहीं पर इसका आंसर हिस्ट्री दिखा रहा है और कहीं पर इसका डिस्कोर्स। एक बार मुझे ये चेक करना पड़ेगा। वैसे तो आप इसका इतिहास मान के चलेंगे, बाकी मैं अगर कोई चेंजेस आएगा इसमें तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका पिन कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक किस विचारक से संबंधित है। ऑप्शन 1 है फूले से, ऑप्शन 2 है फ्रायड से, ऑप्शन 3 मीट से और ऑप्शन 4 है मर्टन से। बताइए माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी किसकी पुस्तक है। तो इस पुस्तक को लिखा है जीएस मीड ने। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉक डेरिडा के अनुसार विखंडन से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ऑप्शन 1 है मस्तिष्क, ऑप्शन 2 है सौ, ऑप्शन 4 है भाषा और ऑप्शन 4 है समाज। बताइए विखंडन से संबंधित इनमें से महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन 3 भाषा, लैंग्वेज। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। साथ ही अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा आप तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं सबको एक साथ रीचेक कर लूंगी, क्योंकि हो सकता है एक दो क्वेश्चन के आंसर थोड़ा सा डिफरेंट हो। विखंडन का अर्थ मूल पाठ का आलोचनात्मक अध्ययन है या निम्न प्रकार से समझाया है, लेकिन इनमें से एक दरिदा के दृष्टिकोण से मेल नहीं खाता है। ऑप्शन 1 है मूल पाठ सत्य नहीं होता, ऑप्शन 2 है मूल पाठ को उसी रूप में स्वीकार करे, ऑप्शन 3 है मूल पाठ के सत्य को खारिज करे और ऑप्शन 4 है पाठ के सत्य को विखंडित कर दे। तो दरिदा इसकी बात नहीं करते हैं कि मूल पाठ को उसी के रूप में स्वीकार करें। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जिस जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, एक बार मैं इसको रीचेक करूंगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं यूनिट वाइड एमसीक्यू के साथ, क्योंकि आपका एग्जाम भी कम समय बचा है 5 दिन, तो कोशिश करूंगी 2-2 यूनिट एक दिन में आपको 50-50 एमसीक्यू से करवा दूं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बाय बाय।